नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है सीसीएस लीव रूल्स 1972 के बारे में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। साथ ही ये रूल लागू होते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों और यूनियन टेरिटरीज़ के कर्मचारियों के ऊपर भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाने वाली है। पहला बिंदु है शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट कि इन नियमों का नाम क्या है और इनकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में जानेंगे। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, ये किन किन कर्मचारियों पर लागू होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। टू whom CCS लीव रूल्स शैल नॉट अप्लाई, कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे, ऐसे भी विभाग होंगे जिनके ऊपर CCS लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, अब पता चलता है कि कुछ लोगों की सर्विस बहुत लंबी कई कई सालों की हो जाती है, लेकिन क्या उनकी सर्विस के बीच में कोई गैप होता है? नहीं होता है तो किन किन चीज़ों को कंटिन्यूस सर्विस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बिंदु दिखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉरेन सर्विस, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, वैकेशन डिपार्टमेंट और अंतिम बिंदु जिस पे चर्चा होगी राइट टू लीव। भाई सबको लगता है छुट्टी हमारा अधिकार है, लेकिन क्या ऐसा है, इसके बारे में जब बात जरूर की जाएगी। एंड रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, और छुट्टी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु क्या है। शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इन नियमों का नाम क्या है और ये शुरू कब होते हैं। These rules may be called the Central Civil Services Leave Rules 1972। इन नियमों का या इस नियमावली का नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCS बोला जाता है। CCS लीव रूल्स 1972। They shall come into force on the 1st of June 1972। ये रूल, ये नियम लागू हुए 1 जून 1972 को। देखिए बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है कि ये लागू कब होते हैं, कब से हुए हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1 जून 1972। ये नियम 1 जून 1972 से लागू होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, किन किन कर्मचारियों पर ये लागू होते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, जहाँ तक इन नियमों में बताया जाता है या लिखा जाता है, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज। जो भी कर्मचारी भारतीय सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जो कार्यरत हैं उन सब पर ये लागू होते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बिंदु वो होते हैं जिन पर जब तक विभाग द्वारा अलग से कोई नियम नहीं बनाया जाता तो ये नियम उन सब पर लागू होते हैं। इसमें सीधा लिखा गया है shall apply to government servants appointed to the civil services। यहाँ पे सीधे शब्द लिखे गए हैं जो कर्मचारी सिविल सर्विसेज में अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि इसमें आप पहले तो सीधे सीधे आर्म्ड फोर्सेस और रेलवे कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है वर्ड सिविल सर्विसेज, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारी इसके अधीन नहीं आते हैं और ना ही रेलवे के कर्मचारी आते हैं। बाकी सब पर ये लागू होते हैं।
इसके अलावा भी कुछ विभाग या कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जिन पर ये लागू नहीं होते, उन पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सीसीएस लीव रूल्स 1972 नॉट अप्लाई टू। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें से बहुत बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना, सुनना और याद करना है किन किन के ऊपर ये रूल लागू नहीं होते हैं। पहला बिंदु है रेलवे सर्वेंट्स, यानी कि रेलवे विभाग के कर्मचारी, क्योंकि उनके अपने नियम होते हैं भाई, वे सीसीएस लीव रूल्स के तहत नहीं आते हैं। दूसरा बिंदु है पर्सन्स इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वो कर्मचारी जो कैजुअल और डेली रेटेड हैं। डेली रेटेड का मीनिंग है जिनको डेली बेसिस पे तनख्वाह या वेजेस मिलते हैं, यानी कि वो केंद्र सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी नहीं हैं, वो केवल और केवल पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं। उनको कुछ समय के लिए ज़रूरत के हिसाब से रखा जाता है और काम पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा निकाल दिया जाता है, तो उनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज। देखिए भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या फिर यूटी टेरिटरीज के अधीन जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी मिलती है, यानी कि वे कर्मचारी जिनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ उनसे उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनके ऊपर ये नियम भी लागू नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, ना कि कंसोलिडेटेड फंड्स। नेक्स्ट बिंदु है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी कि जो औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर औद्योगिक एक्ट के द्वारा बनाए गए लीव रूल्स लागू होते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी इंडस्ट्रियल एक्ट के रूल ही उनके ऊपर लागू होंगे, ना कि सीसीएस लीव रूल्स। नेक्स्ट है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट्स। कुछ ऐसी इकाइयां जिनको डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन ना रख के उनको अलग ही कार्य विनियमित किए जाते हैं, उनके नियम भी अलग ही बनाए जाते हैं। इसीलिए वे अपने काम के द्वारा ही जैसे अलग होते हैं वैसे ही वे नियमों में भी अलग होते हैं। मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज AIS सर्विस कैडर के अधिकारियों के ऊपर भी सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होते। उन पर भारत सरकार के अलग से बनाए गए AIS नियम ही लागू होते हैं। पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक काउंसलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि दूसरे देशों में जो भारत देश के ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज का मतलब है जैसे कि भारत देश की एम्बेसी विभिन्न अलग अलग देशों में कार्यरत है, तो वहीं के लोकल लोगों को एम्बेसी के द्वारा अपने कार्य पूर्ति के लिए लोकल लेवल पे ही रिक्रूट किया जाता है और वे भारत की सीमा रेखा के अंदर नहीं बल्कि विदेश में ही भारत की एम्बेसी के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए उनके ऊपर सीसीएस रूल्स लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। वे कर्मचारी जिनको भारत सरकार के किसी भी विभाग में
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब है ये बोल के रखा जाता है कि भाई आपको 1 साल के लिए काम करना है या 6 महीने के लिए काम करना है, उसके बाद आपकी सेवाएं या आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, यदि उनके कॉन्ट्रैक्ट में सीसीएस लीव रूल से संबंधित कोई नियम लिखा नहीं जाए, जब तक लिखा नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तक भाई उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिलेगा सीसीएस लीव रूल के अधीन, यानी कि उसके ऊपर ये लीव रूल्स लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ whom special provisions have been made by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force। कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे अधिकारी जिनके लिए संविधान में या भारत सरकार के द्वारा या किसी अन्य नियम के द्वारा अलग ही रूल बना दिए जाते हैं कि भाई इस पोस्ट के लिए काम करने वाले कर्मचारी के लिए स्पेशल रूल ही बना दिए गए हैं, वो उन्हीं के द्वारा गवर्न किया जाएगा, उसके ऊपर सीसीएस रूल्स लागू नहीं होंगे, उसके लिए बनाए गए स्पेशल प्रोविजंस ही उस पर लागू होंगे। नेक्स्ट है पर्सन्स गवर्नड फॉर पर्पजेज ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशंस। कुछ ऐसे कर्मचारी जिनको डायरेक्ट फंडामेंटल रूल्स के अधीन गवर्न किया जा रहा है, उनके ऊपर भी सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं। और इसी में आखिरी बिंदु है पर्सन्स सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, यदि कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन पे आया हुआ है और वो आया कहाँ से है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से आया है या किसी अदर सोर्स से आया है, और वो आया है लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कुछ महीनों के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, तो यहाँ ध्यान ये देना है कि वो जिस विभाग से आया है, जिस राज्य सरकार या जिस यूनियन टेरिटरीज से आया है, उसी राज्य या यूनियन टेरिटरीज के विभाग द्वारा बनाए गए नियम उस पर लागू होंगे, ना कि भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सीसीएस लीव रूल्स। मतलब ये है भाई उसके पेरेंट डिपार्टमेंट के जिस विभाग में उसको अपॉइंट किया गया है, उसी विभाग के रूल उसके ऊपर लागू होते हैं, ना कि उस विभाग के जहाँ पे वो डेपुटेशन पे आया है। आई होप आपको ये बिंदु समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस। किन बिंदुओं के कारण किसी 1 वर्ष के दौरान सर्विस में ब्रेक हो सकता है या नहीं होता है, तो क्या क्या बिंदु हैं जिनको कि एक पूरे वर्ष के दौरान सर्विस में काउंट किया जाता है। देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एज वेल एज ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ध्यान से देखिए, वो समय जो एक सरकारी कर्मचारी ने पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर था या वो लीव पर था यानी कि छुट्टी पर था, और छुट्टी कौन सी, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, ईएल, सीएल, एचपीएल, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी हो सकती है। यदि यहाँ से कोई पर्सन आता है तो एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसाने की कोशिश करता है। वो देगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसका मीनिंग होता है नो वर्क नो पे, और यहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट्स धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब काम नहीं किया, सैलरी नहीं मिली, तो उसको भी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस या कॉन्टिन्यूअस सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों बिंदु पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, पीरियड स्पेंट ऑन लीव और साथ ही साथ पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये सब कॉन्टिन्यूस सर्विस में या कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में काउंट होते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये वर्ड सुनने में बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन नौकरी पूरी कर पाना अपने आप में ही एक बड़ी जद्दोजहद का काम है। देखते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स द आफ्टरनून। कुछ बिंदुओं पे या कुछ शब्दों पे अपना ध्यान गौर कीजिए। आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने का आखिरी दिन, इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग हिज सर्विसेज। जिस विभाग में कोई एम्प्लॉय कार्यरत है, उस विभाग के द्वारा रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित की जाती है। ये बहुत विभागों में अलग अलग हो सकती है। किसी विभाग में 56, किसी में 58, तो किसी में 60 साल तक की भी उम्र निर्धारित की गई है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है, जिस महीने में एम्प्लॉय का जन्मदिन आता है, जिस महीने में उसका बर्थडे आता है, उसी महीने की अंतिम तारीख को, जब वो 60 साल, 58 साल या 56 साल जो कि निर्धारित उम्र है, जिस महीने में उसका बर्थडे आता है, उसी महीने की आखिरी तारीख को उसे सर्विस से रिटायर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक टेक्निकल बिंदु है, जैसे कि यदि उस एम्प्लॉय का जन्मदिन महीने की 2 तारीख से लेकर के महीने के आखिरी दिन तक है, चाहे वो 2 से लेकर के 30 या 31 आखिरी डेट जो भी है उसको आता है, तो उसे उसी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर किया जाएगा। माना कि किसी एम्प्लॉय का जन्मदिन 2 अप्रैल को था, तो उसे 30 अप्रैल को रिटायर किया जाएगा। जब वो 60 साल का, 58 साल का हो रहा था 2 अप्रैल को, तो उस महीने की आखिरी तारीख को उसे रिटायरमेंट ऑफ सर्विस दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी एम्प्लॉय का बर्थडे किसी महीने की पहली तारीख को ही है, तो उससे जो पिछला महीना था, जिस महीने की 1 तारीख को उसका जन्मदिन आता है, उससे पिछले महीने की आखिरी तारीख को उसे सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। जैसे कि किसी कर्मचारी का जन्मदिन यदि 1 अप्रैल को आता है, यानी 1 अप्रैल को वो 60 साल का या 58 साल का हो जाएगा, तो उसे अप्रैल महीने में रिटायरमेंट ना दे करके 31 मार्च को सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात केवल और केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिनका जन्मदिन किसी भी महीने की पहली और केवल पहली तारीख को पड़ता है। आखिरी बिंदु है इसमें, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। उस महीने का जो आखिरी दिन होगा जिसको उसे रिटायर किया जा रहा है, उस दिन भी उसे मॉर्निंग में या दोपहर में रिटायर नहीं किया जाएगा, उसे दोपहर बाद के समय में रिटायर किया जाएगा। आई होप कि आपको ये बिंदु सही से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस, सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे with the sanction of government from any other source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of any state or the consolidated fund of a union territory। एक ऐसा कर्मचारी जो भारत सरकार के अधीन है और वो अपनी सैलरी प्राप्त करता है विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार की सहमति के द्वारा, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी ऐसे सोर्स से,
अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की संचित निधि से नहीं है। और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, किसी यूटी की संचित निधि से नहीं है। इन तीनों के अलावा अगर किसी अन्य सोर्स से, वो भी भारत सरकार की प्रायर सैंक्शन के द्वारा, किसी एम्प्लॉय को अगर अपनी सैलरी प्राप्त होती है तो उसे फॉरेन सर्विस में काउंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों जगह अलग अलग लिखा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। इन तीनों के अलावा कोई और ही सोर्स होगा जहां से उस एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, और वो भी मिलेगी कब? विद सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार की सहमति के द्वारा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। ये बड़ा ही पेचीदा सा मामला है, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। क्वासी परमानेंट, क्या होता है क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय? बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो देखिए समझते हैं। एन ऑफिसर हु हैविंग बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी, यानी कि उसे यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है। भाई क्या डिक्लेयर किया है? टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो भारत सरकार के अधीन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज की किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए एलिजिबल है। और एलिजिबल किसने करार दिया है? वो एलिजिबल करार दिया है यूपीएससी ने। हैज़ बीन अपॉइंटेड टू ए टेम्परेरी और ऑफिशिएटिंग पोस्ट, और उसे अब अपॉइंट किया जा रहा है। और अपॉइंट कहाँ पे किया जा रहा है? ए टेम्परेरी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी ऑन द अंडरस्टैंडिंग गिवन टू हिम इन राइटिंग। भाई उसको अपॉइंटमेंट देने से पहले ही कुछ उसके साथ लिखित में साझेदारी की जा रही है सरकार के साथ में, सरकार के द्वारा पहले ही रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको इस टेम्परेरी या इस ऑफिशिएटिंग वैकेंसी पे अपॉइंटमेंट लेने से पहले भैया ये नियम है, इनको पहले पढ़ लीजिए या समझ लीजिए। बिफोर ही टुक अप द अपॉइंटमेंट, और बाद में अपनी अपॉइंटमेंट लेना, भाई पहले इस वैकेंसी के नियम समझ लो। दैट वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम परमानेंट, कि ये वैकेंसी एक्सपेक्टेड है टू बिकम परमानेंट, की उम्मीद है कि आगे चलकर ये वैकेंसी परमानेंट होगी। अभी परमानेंट नहीं है, अभी तो ऊपर लिखा था टेम्परेरी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी। अभी जब आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो ये वैकेंसी टेम्परेरी है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पोस्ट परमानेंट हो जाएगी। बट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, अब उसको अपॉइंटमेंट भी दे दी गई, लेकिन बाद में पता चला ये तो कन्फर्म हुई नहीं, यानी कि ये पोस्ट अभी भी टेम्परेरी रही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस, और वहाँ पे उस एम्प्लॉय को सर्विस करते करते 3 साल का समय भी बीत गया, लेकिन अभी भी वो पोस्ट परमानेंट ना होकर टेम्परेरी ही है, ऑफिशिएटिंग वैकेंसी ही है, परमानेंट नहीं हुई है। तब जाकर के उस एम्प्लॉय को क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय माना जाता है। अभी भी आपको अगर इसमें कुछ संदेह रहता है तो एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा किसी ऐसी पोस्ट पर जो कि अभी टेम्परेरी है या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी है, उस पर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है। अपॉइंट करने से पहले ही उसके साथ में लिखित में करार किया जा रहा है कि भैया अभी तो ये टेम्परेरी है, लेकिन ऐसी संभावना या ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये परमानेंट हो जाएगी। तो अब देख लो, आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो अपॉइंट कर दिया जाता है।
अपॉइंट करने के बाद उसको उस पोस्ट पर सेवा करते करते 3 साल का समय बीत गया, लेकिन फिर भी वो पोस्ट परमानेंट नहीं हुई, तब उस एम्प्लॉय को माना जाएगा कि वो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया है, एन ऑफिसर हु मे बी डिक्लेयर्ड एज क्वासी परमानेंट अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विस रूल्स 1965। यहाँ तो उसको पहले से ही नियुक्ति ही किस आधार पे दी जा रही है कि आपको CCS टेम्परेरी सर्विस रूल्स 1965 के तहत आपको जॉब मिल रही है, तो आप पहले से ही क्वासी परमानेंट सेवा में हैं। नेक्स्ट है वैकेशन डिपार्टमेंट। क्या होता है वैकेशन डिपार्टमेंट? बहुत बार सुनने को मिलता है। क्या डिफरेंस है वैकेशन डिपार्टमेंट में और नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में? देखिए, वैकेशन डिपार्टमेंट उस विभाग को माना जाता है जिस विभाग के कर्मचारियों को एक निश्चित समय के लिए सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। मुक्त करने का मतलब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि उसको सेवा से हटा दिया जाता है या उसको रिटायरमेंट या निकाल दिया जाता है, यानी कि आपको कुछ समय के लिए रेस्ट दिया गया कि भाई घूम फिर के आइए। ए डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट टू विच रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड, ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। कि आप कुछ समय के लिए घूम फिर के आइए, आपका ये समय ड्यूटी में ही काउंट किया जाएगा, आपको ऑफिस आना भी नहीं है और ऑफिस में आपकी लीव भी नहीं लगेगी। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा सरकारी स्कूलों में जैसे समर वैकेशंस या विंटर वैकेशन होती हैं, उस समय पर जो स्कूल का स्टाफ होता है वो स्कूल में भी नहीं जाता है और उनकी छुट्टियां भी उनके लीव अकाउंट से नहीं कटती हैं, तो इसको बोला जाता है वैकेशन डिपार्टमेंट। और नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट वो होता है जिनको निश्चित समय के लिए निर्धारित वैकेशंस नहीं मिलती। अब भैया ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया कि एक एम्प्लॉय तो फ्री फंड में घूम के आ गया, दूसरे एम्प्लॉय को आपने जाने नहीं दिया। तो यहाँ पे कंपेंसेट करने के लिए सरकार द्वारा किया क्या जाता है, जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं उनको छुट्टियाँ ज़्यादा दी जाती हैं और जो वैकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं उनको छुट्टियाँ कम दी जाती हैं, ताकि उनको भी दोनों एम्प्लॉयज़ को बराबर किया जा सके। ध्यान ये दीजिएगा, वैकेशन डिपार्टमेंट में जब कोई एम्प्लॉय वैकेशन पे जाता है वो ऑफिस भी नहीं आ रहा है, उसको सैलरी भी पूरी मिल रही है और उसके लीव अकाउंट से कोई छुट्टी भी नहीं कट रही है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र और ऑन फॉरेन सर्विस। जब कोई कर्मचारी अपने विभाग को छोड़ के किसी दूसरे विभाग में जाता है तो उसके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं? पहला बिंदु है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू हुम दीज रूल्स अप्लाई। वो कर्मचारी जिसके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, शैल कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय दीज रूल्स। उस कर्मचारी के ऊपर फिर भी यही रूल लागू रहेंगे। कब रहेंगे? वाहिल ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र टू द इंडियन रेलवेज। जब वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे भारतीय रेलवे में सेवा देने के लिए जा रहा है, यानी कि वो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट छोड़ के इंडियन रेलवेज में जा रहा है, और टू ए स्टेट गवर्नमेंट या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में जा रहा है, और वाहिल ऑन फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, और भारतीय सीमा रेखा के अंदर ही फॉरेन सर्विस में जा रहा है। वो है तो केंद्र सरकार का कर्मचारी, लेकिन टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे वो जा रहा है या तो इंडियन रेलवे में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर फॉरेन सर्विस में।
तो उसके ऊपर उस केंद्र सरकार के उसी विभाग के कानून लागू होंगे जहां पे उसने प्रारंभिक नियुक्ति प्राप्त करी है। दूसरा बिंदु है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई कर्मचारी जो भारतीय सीमा रेखा के बाहर, आउटसाइड इंडिया का मतलब है भौगोलिक रूप से भारतीय सीमा रेखा के बाहर फॉरेन सर्विस में चला जाता है, इंक्लूडिंग सर्विस विद यूएन एजेंसीज विद इन और आउटसाइड इंडिया। इसमें यूएन एजेंसी के अधीन किया गया एम्प्लॉय का कार्य भी शामिल है, चाहे वो काम भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। और ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, या फिर वो एम्प्लॉय भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अधीन टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे जा रहा है। दीज रूल शैल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट, केवल उतने ही लागू होंगे, प्रोवाइडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फॉरेन सर्विस और टेम्परेरी ट्रांसफ़र एज द केस में बी, जितना कि फॉरेन सर्विस में या टेम्परेरी ट्रांसफ़र में नियमों में लिखित रूप से है, केवल उस विस्तार तक ही ये रूल उस पर लागू होंगे। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि वो कर्मचारी तो केंद्र सरकार के किसी विभाग का ही है जिसमें सीसीएस रूल्स लागू होते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर जा रहा है फॉरेन सर्विस पे, या फिर वो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस भारतीय सेनाओं के अधीन जा रहा है, तो उसके ऊपर ये रूल उतने ही लागू होंगे जितना कि सेवाओं में लिखा गया है। आई होप कि आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे। राइट टू लीव, भाई ये वो बिंदु है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंच फंसता है एक एम्प्लॉय का अपने बॉस के साथ या अपने सुपीरियर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। जिन एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता वे सोचते हैं कि छुट्टी मेरे अकाउंट से कटेगी, मेरी छुट्टी है मैं तो लूँगा। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। लीव आपका अधिकार नहीं है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। आप छुट्टी के ऊपर अपना दावा या अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि सरकार ने इसको आपकी सुविधा के लिए, आपके अच्छे के लिए, एज ए वेलफेयर, आपको एक वेलफेयर दिया जा रहा है, आपके अच्छे सुधार के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। आपको मेडिकल में जाना है, बैंक में जाना है या किसी पारिवारिक फंक्शन में जाना है, वहाँ जाने के लिए आपको एक वेलफेयर मेजर के रूप में छुट्टियाँ दी जाती हैं। आप अपना दावा नहीं ठोक सकते कि मेरी छुट्टी है मैं तो लेके रहूँगा, ऐसा नहीं है। राइट टू लीव, भाई और क्या अधिकार है छुट्टी का, क्या क्या नियम है। व्हेन द एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस सो रिक्वायर, जब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक सर्विस में इमरजेंसी है, यानी कि जनता की भलाई के लिए आपकी सेवा की ज़रूरत है। लीव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज्ड, तो किसी भी प्रकार की छुट्टी को रिफ्यूज़ का मतलब है आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, मना कर दी जाएगी। और रिवोक्ड का मीनिंग है आप छुट्टी पर जा रखे हैं, आपको छुट्टी सैंक्शन हो रखी है, लेकिन आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक सर्विस में आपकी आवश्यकता है, तो वो आपकी छुट्टी को बीच में ही कैंसिल करके आपको सेवा पर वापस बुला सकती है। इसको बोलते हैं लीव को रिवोक करना। बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट इट, जिस अधिकारी ने आपको छुट्टी दी है वो आपको वापस बुला सकता है या आपकी छुट्टी को कैंसिल या रिफ्यूज़ भी कर सकता है। बट इट शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर,
भाई अब तो आप सोच रहे होगे कि ये तो सब कुछ उसी के हाथ में हो गया, जब उसका मन करेगा, कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है, जब उसका मन होगा वो मेरी छुट्टी कैंसिल कर देगा, मुझे देगा ही नहीं, और देगा तो जब उसका मन होगा वापस बुला लेगा, ये तो सारे अधिकार उसी के पास रह गए। तो यहाँ पे एक बात समझनी है कि एक अधिकार ऐसा भी है जो उसके पास नहीं है, और वो क्या है? वो है अल्टर द काइंड ऑफ लीव। आपने जिस टाइप की छुट्टी अप्लाई की है और सैंक्शन हो रखी है, वो आपकी छुट्टी के टाइप को नहीं बदल सकता। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अर्नड लीव अप्लाई किया, वो आपको देगा तो अर्नड लीव ही देगा, ये नहीं कह सकता कि आप ईएल की जगह मैंने आपको सीएल दे दी, ऐसा नहीं है। या फिर अगर आपकी छुट्टियां आपको एचपीएल सैंक्शन हो गई हैं तो आपको एचपीएल ही मिलेंगी, वो आपकी छुट्टी को एचपीएल को ईएल सीएल में नहीं बदल सकता। एक्सेप्ट एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब थोड़ा सा वापस बात घूम गई कि यदि खुद एम्प्लॉय चाहता है, यानी कि जो एम्प्लॉय है जिसने छुट्टी ले रखी है वो खुद चाहता है कि मेरी छुट्टी बदली जाए, छुट्टी बदलने का मतलब है छुट्टी का टाइप बदला जाए। मैं ईएल लेकर गया था, वापस आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ईएल की बजाय मुझे एचपीएल लेनी चाहिए थी, तो मैं मेरी कंपिटेंट अथॉरिटी को रिटन रिक्वेस्ट दूंगा कि जी मेरी इन छुट्टी को टाइप को चेंज कर दिया जाए। तो तब जाकर के कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी टाइप ऑफ लीव को चेंज कर सकती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिटन रिक्वेस्ट है वो आपको ऑफिस ज्वाइन करने के, जब आप छुट्टी गए थे, छुट्टी से वापस आने के विदिन 30 डेज आपको वो रिटन रिक्वेस्ट दे देनी है अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को, तभी जाके वो आपकी छुट्टी को चेंज कर सकता है। आगे देखते हैं। लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 shall not be refused or revoked without reference to the medical authority whose advice shall be binding। किस रूल 20 के अधीन जो छुट्टियां अप्लाई की जाती हैं उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी रिफ्यूज़ नहीं करेगी, या अगर दे रखी हैं तो उनको रिवोक नहीं करेगी विदाउट रेफरेंस, जब तक कि रेफरेंस नहीं आएगा। किसका रेफरेंस नहीं आएगा? मेडिकल अथॉरिटी का, चिकित्सा अधिकारी का। यहाँ पे बात हो रही है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी अप्लाई करी है, किसी चिकित्सा अधिकारी ने लिख कर दे रखा है कि इस एम्प्लॉय को रेस्ट की आवश्यकता है या ये ड्यूटी करने के लिए अनफिट है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी भी उस चिकित्सा अधिकारी के निर्देश देने के बाद उस छुट्टी को रिफ्यूज़ नहीं करेगा, और दे रखी है तो वापस नहीं बुलाएगा। अगर बुलाने की कोशिश करता भी है तो वो जो मेडिकल अथॉरिटी है उसकी एडवाइस बाइंडिंग होगी, यानी कि उसकी सलाह ही मुख्य होगी। अगर चिकित्सा अधिकारी ने बोल दिया अभी अनफिट है तो वो अनफिट ही माना जाएगा। देखिए रूल 20 में क्या है। लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। वह केंद्रीय कर्मचारी जो अनफिट होने के कारण ड्यूटी पर आने में सक्षम नहीं है, तो उसको छुट्टी कैसे होगी? व्हेन ए मेडिकल अथॉरिटी हैज़ रिपोर्टेड दैट देयर इज़ नो रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल इवन बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। जब किसी चिकित्सा अधिकारी ने ये लिखित में दे दिया कि ये सरकारी कर्मचारी किसी भी हेल्थ इश्यू के कारण सरकारी सेवा में अपनी ड्यूटी पर आने के लिए फिट नहीं है, लीव शैल नॉट नेसेसरली बी रिफ्यूज्ड टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस अधिकारी को छुट्टी मना नहीं की जाएगी जब तक वो फिट नहीं हो जाता। जब वो फिट होगा तभी वो अपनी ड्यूटी पर वापस आएगा, तब तक उसको कंपिटेंट अथॉरिटी भी वापस नहीं बुला सकती।
नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। छुट्टी पर आपका दावा कैसे किया जाता है, कैसे माना जाता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम द लीव इज अप्लाइड एंड ग्रांटेड। यहाँ पे समझने का बिंदु ये है, जिस समय पर आपने छुट्टी अप्लाई करी और आपकी छुट्टी ग्रांट हो गई, तो उस समय पर जो नियम बने हुए थे, आने वाले समय में भी, यानी कि माना आप 1 महीने की छुट्टी लेकर के गए थे, आपकी छुट्टी 15 अप्रैल से शुरू हो रही थी और आप 1 महीने की छुट्टी पूरी करके मई में वापस लौटे, तब तक छुट्टियों के नियमों में कुछ परिवर्तन हो गया था। तब आप आकर के ये नहीं बोल सकते कि मैं तो अब जो परिवर्तन हो चुका उसके हिसाब से मेरी छुट्टी काउंट की जाए। ये बिंदु समझने वाला है कि जिस टाइम पे आपने छुट्टी अप्लाई करी थी और आपको छुट्टी मिल गई, उसी समय पर जो नियम बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, वही नियम आपकी छुट्टी को गवर्न करेगा। जो नियम चेंज हो गया, बाद में बन गया, या जो नियम पहले था, वो वाला नियम आपकी उस छुट्टी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये वीडियो ना केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि हायर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी या उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में किसी विभाग में कार्यरत हैं। तो थैंक यू वेरी मच।